Hello and good morning, everybody. Now, today we will start our chapter number 5, remaining part of that lesson that we have not done. जो हमने नहीं पढ़ा है वो हमने स्टार्ट करना है आज. तो हमने पेज नंबर 22 we have read. So today we will have to start our page number 23 in your Hindi grammar book. तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना था बेटा. ट से पहले श का प्रयोग होता है. ट से पहले प्राय श षटकोण का प्रयोग होता है, जैसे कष्ट, निष्ठा, षडानन, कृष्ण. री के बाद भी षटकोण वाले श का प्रयोग होता है, जैसे कृषि, वृषभ. श केवल संस्कृत शब्दों में आता है. श केवल संस्कृत शब्दों में आता है. श का प्रयोग संस्कृत, हिंदी और विदेशी शब्दों में होता है. लेकिन श और श जो षटकोण वाला होता है एक साथ आए तो श पहले होगा. जैसे मतलब यह है कि अगर आपका श शलगम वाला और षटकोण वाला श दोनों आए तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपका षटकोण वाला श पहले आएगा, आपका शलगम वाला श पहले आएगा. जैसे आप देख सकते हो शोष, शेष में, शोषण में और शीर्षक, शीर्षक जैसे वर्ड में. पंचमाक्षर ड़, य, ण, न, म जब अपने वर्ग के व्यंजन से पहले जुड़ते हैं तो तब उसे अनुस्वार मतलब बिंदी के रूप में भी बोला जाता है. जैसे पंत, पंत का पंत हो गया. गंगा, गंगा बन गया. पंप का बिंदु लग गया. मतलब ये वाले जो साउंड है ना पंचमाक्षर, जैसे ड़ का साउंड हो गया है, य का साउंड हो गया, ण का साउंड हो गया, न, क, म, क, तो ये बिंदी से दिखाए जा सकते हैं. मतलब ये ना लिख करके बिंदी में लिख दें. जैसे अब देखो पंत में आधा ना लिख करके ऊपर बिंदी लगा दी. गंगा में अंगा जो ड और बिंदी लगा करके लिखा हुआ, वैसे ना लगा के आपको गंगा अंका बिंदु ऊपर अनुस्वार लगा दिया. पंप में म ना लिख करके ऊपर बिंदु लगा दिया, पंप हो गया. मंजन में य ना लिख करके आधा ऊपर बिंदी लगा दी. मंडप में ण ना लिख करके ऊपर बिंदी लगा दी. तो इस प्रकार ये जो पंचमाक्षर है ये जब अपने वर्ग के व्यंजन से पहले जुड़ते हैं, जब ये अपने वर्ग के व्यंजन से पहले जुड़ते हैं तो इनकी जगह पर क्या हो जाता है, तो इनकी जगह पर एक बिंदु लगा दिया जाता है अनुस्वार के रूप में. इस प्रकार अनुस्वार ड़, य, ण, न, म का प्रतिनिधित्व करता है. इसका मतलब यह है कि इन सारे अक्षरों को प्रतिनिधित्व जो है ये अनुस्वार कर देता है, मतलब इनकी जगह पर ये लग जाता है. लेकिन या व ह से पहले पंचमाक्षर आते हैं. लेकिन या व ह से पहले पंचमाक्षर आते हैं. अब या व ह से पहले पंचमाक्षर आते हैं तो वहां पंचमाक्षर ही जुड़ता है, मतलब वहां पर पंचमाक्षर ही जुड़ता है, वहां अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता. जैसे मान लो अब दे दिया है इसमें साए, पुए मतलब पुण्य, लेकिन अगर हम उसको ऐसे लिख दें साए, गलत प्रयोग. देखो पुए, अब पुए जो लिखा हुआ है ऊपर बिंदी चढ़ी हुई है अनुस्वार की, तो उसकी जगह हमने कर दिया पुण्य. तो अगर हमने बिंदी, ऐसा नहीं है कि या व ह है, मतलब या व ह से पहले पंचमाक्षर आते हैं. य व ह से पहले पंचमाक्षर आते हैं, वहां पंचमाक्षर ही जुड़ता है, वहां अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता. मतलब अगर या, वा और हा ये तीन वर्ड हैं, इनसे पहले अगर पंचमाक्षर में से कोई भी आता है, कौन से पंचमाक्षर, अंगा, या, ण, न, म जो भी हमने पढ़े थे, अगर ये या व हा से पहले आते हैं तो बेटा फिर इनको वैसा का वैसे ही लगाना है, फिर इसकी जगह पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा. ठीक है. तो अब आगे आपका यदि पंचमा, जैसे देखो पुण्य हो गया, साम्य हो गया. देखो या रखा है, या से पहले अ दे रखा है तो नहीं, अन्य होगा. समन्वय, समन्वय तो वा रखा है, बिंदु के बाद वा रखा है, तो मतलब वा से पहले अनुस्वार आ रखा है ना, तो इसका मतलब समन्वय यूज होगा, अनुस्वार यूज नहीं होगा. अब यहाँ पर आपका आता है यदि पंचमाक्षरों में ये ण, ण, न और म आदि का एक साथ प्रयोग होता है तो वहां भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता. जैसे अन्न हो गया, सम्मान हो गया, अक्षुण्य हो गया, भिन्न हो गया, जन्म हो गया, वांग्मय हो गया,
मृण्मय हो गया। दो महाप्राण व्यंजनों का संयोग नहीं होता। अल्प प्राण के बाद उसी का महाप्राण रूप होता है, जैसे मक्खन, मच्छर, बुढ़ा, शुद्ध आदि। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। अब यहाँ पर आया आपका वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। शुद्ध वर्तनी के लिए शुद्ध मतलब शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी का मतलब क्या होता है बेटा? मतलब शुद्ध स्पेलिंग लिखने के लिए, शुद्ध स्पेलिंग लिखने के लिए शुद्ध उच्चारण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब सीधी सी बात है बेटा, आप स्पेलिंग तो तभी सही लिखोगे ना जब आप सही पढ़ोगे, सही बोलोगे, सही उच्चारण करोगे। अगर आप उच्चारण ही गलत करोगे तो आप लिखोगे भी गलत। तो वही बोला गया है कि शुद्ध वर्तनी के लिए शुद्ध उच्चारण का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। शुद्ध उच्चारण ना करने और सावधानी से ना सुनने के कारण वर्तनी की अशुद्धियां हो जाती हैं। उच्चारण में ध्वनियों की निश्चित व्यवस्था होती है। मतलब उच्चारण में आपकी जो भी वर्ड आप उच्चारण करते हो उसमें ध्वनियों की निश्चित व्यवस्था होती है। इसी निश्चित व्यवस्था के अनुसार वर्णों के लिखने से वर्तनी भी शुद्ध होती है। मतलब अगर हम निश्चित व्यवस्था के अनुसार, जैसे मान लो हमारा वर्ड है वर्ड में अगर मैंने ले लिया बरगद, अब बरगद को अगर मैं एक निश्चित तरीके से ना लूं, बगरद ले लूं, तो क्या ये सही होगा? नहीं ना। तो इसका मतलब अगर हम पढ़ेंगे सही बरगद तो हम लिखेंगे भी सही कि बा के बाद र के बाद ग, उसके बाद द आएगा। ठीक है बेटा? तो इसी तरीके से बोला गया है कि इसी निश्चित व्यवस्था के अनुसार वर्णों को लिखने से वर्तनी भी शुद्ध होती है। इसका मतलब स्पेलिंग भी तभी आपकी सही होती है। वर्तनी की कुछ अशुद्धियों के उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ो। नेक्स्ट पेज पर आपको देखो दे रखा है अ और आ की समस्या। पहले देखो दो दो वर्ड बेटा मैं हर किसी के बताऊंगी आपको। आविष्कार का हो गया आविष्कार, शुद्ध है आविष्कार और अशुद्ध है आविष्कार। हस्ताक्षेप, हस्तक्षेप शुद्ध है। आहार और आहार, आहार शुद्ध है आपका। ई और ई की समस्या, ये देखो ये बोला गया सेम मात्रा में जो समस्याएं आ जाती हैं। ई और ई की समस्या में आइए, आइए, पत्नी, पत्नी, तिथि, तिथि, और परीक्षा, परीक्षा, निरोग, निरोग, प्राप्ति, प्राप्ति, इस तरीके से। नेक्स्ट पर है आपका उ और ऊ की समस्या। बहुत, अब बहुत तो होता नहीं बेटा, बहुत होता है। तो ये है देखो, ये आपकी मात्राओं से रिलेटेड दे रखे हैं कि जरा सी मात्रा से, जैसे बहुत का बहुत तो गलत होता है, बहुत सही होता है, बहुत गलत होगा। हिंदू, हिंदू गलत होता है, हिंदू सही होता है। आयु गलत, आयु सही। इसी तरीके से ए और ए की समस्या, सेना नहीं होता सेना होता है, सैनिक नहीं होता सैनिक होता है। ये आपकी कुछ मात्राओं की समस्या दे रखी है। अब हृदय में आपका दे रखा है हृदय, हृदय में आपका वो टेढ़ा वाला री नहीं आएगा बल्कि री से ऋषि वाला आएगा हृदय। ऋतु में आपका, ऋतु को आप रा पे छोटी की मात्रा तू नहीं लिखोगे, ऋतु लिखोगे बल्कि री ऋषि वाला। उसी तरीके से आपका ना और ना की समस्या दे रखा है, व और बा की समस्या दे रखा है, श और श की समस्या दे रखा है। तो ये शब्द आपने पढ़ने हैं और समझने हैं।